तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन भारत के अन्य वंश। तो अन्य वंश हमने प्राचीन श्रृंखला में चलते चलते आज लास्ट वीडियो की तरफ है हम। तो जो प्राचीन भारत के अन्य वंश आते हैं, जैसे जिनसे महत्वपूर्ण वंश बनते हैं, जैसे पाल वंश हुए और सैन वंश हुए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे आज। तो हमने जो श्रृंखला पढ़ी है वो प्राचीन भारत की शुरू से लेकर एंड तक हमने पूरी श्रृंखला पढ़ ली है। तो आप एक बार ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक पूरी श्रृंखला देखें, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और इस श्रृंखला को देखकर आपके काफ़ी क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, तो उनसे आपको काफ़ी अच्छा बेहतर फील होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंश। जो कश्मीर के क्षेत्र में राजवंश या वंश आते हैं और बंगाल के क्षेत्र में जो राजवंश आते हैं। तो अगर बंगाल में देखें तो हम उनसे पढ़ेंगे पाल वंश और सैन वंश। जो बंगाल में आते हैं सैन वंश और पाल वंश, जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उन्हें पढ़ेंगे। और जो कश्मीर के क्षेत्र में जैसे कल्हण और राजतरंगिणी जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे आज। दोस्तों पहले बंगाल की स्थिति समझ लेते हैं कि ये पाल वंश की जो भौगोलिक स्थिति थी ये क्या थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि हर्षवर्धन के काल में जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में है। लेकिन हर्षवर्धन का जब शासनकाल, वर्धन वंश का जब पतन होता है, तो उसके बाद हमें ऐसा कोई वंश देखने को नहीं मिलता जो इतने बड़े साम्राज्य को अकेला स्थापित कर पाता। लेकिन छोटे छोटे वंशों में यह साम्राज्य टूट जाता है। और एक हमें वंश देखने को मिलता है बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो है पाल वंश। और पाल वंश की जो स्थापना होती है वो होती है गोपाल नामक व्यक्ति द्वारा। तो उसकी जो स्थापना होती है वो किस क्षेत्र में होती है, तो वो बंगाल के क्षेत्र में और थोड़ा बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि पाल वंश की स्थापना होती है तो कुछ जो बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी मिलकर एक व्यक्ति को पाल वंश की जो राजा बना देते हैं। तो राजा बना देते हैं, तो उस राजा बनाने के साथ साथ ही तो जो राजा बनाते हैं गोपाल नामक व्यक्ति को, तो गोपाल पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, कुछ समझदार व्यक्ति रहता है, तो उसको राजा बना देते हैं। और इस वंश का जो संस्थापक होता है वो गोपाल होता है। और जो गोपाल होते हैं वो लगभग 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करते हैं। तो हमने अभी बताया था कि जो कुछ बुद्धिजीवी लोग मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को बंगाल क्षेत्र का राजा बना देते हैं, और उससे क्या होता है, तो वो बंगाल स्थापना होती है पाल वंश की। अब पाल वंश कैसे पड़ता है इसका नाम, तो वो भी पढ़ लेंगे दोस्तों। तो इसकी राजधानी क्या होती है, तो इसकी राजधानी होती है मुंगेर। और मुंगेर हमने पढ़ा था दोस्तों, जो बंगाल का क्षेत्र था लखनऊ के पास का, तो तो मुंगेर राजधानी हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो इसके जो प्रमुख शासक आते हैं इस वंश में, पाल वंश में, तो पाल वंश में कितने शासक आते हैं, गोपाल और धर्मपाल जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से शासक हैं वो, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल और महिपाल, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अन्य भी शासक आते हैं जैसे रामपाल, नारायणपाल, जयपाल, तो अन्य भी शासक आते हैं। तो इन सबके टाइटल में पाल पाल लगने के कारण हम इस वंश को पाल वंश के नाम से जानते हैं और पाल वंश के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है गोपाल से बनता है। गोपाल से एक क्वेश्चन बनता है जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं, तो वो गोपाल करते हैं। तो ओदंतपुरी की स्थापना किसने की, तो गोपाल ने की। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ओदंतपुरी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। और अगर इसके बाद देखें दोस्तों, तो इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है गोपाल से कि एक तो ये संस्थापक थे और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, 2 क्वेश्चन बनते हैं इनसे। इसके बाद देखें तो धर्मपाल से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो जो धर्मपाल था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और सबसे प्रमुख भी शासक था धर्मपाल। इसने साम्राज्य को विस्तार भी दिया और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसने अपना आकार, साम्राज्य का आकार बढ़ाया। अगर सामाजिक स्थिति से देखें तो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और विक्रमशिला एक बौद्ध धर्म से संबंधित था।
विक्रमशिला एक बौद्ध धर्म से संबंधित था और बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था, तो महायान शाखा से संबंधित था। तो हमने इससे पहले देखा था दोस्तों के जो नालंदा विश्वविद्यालय था सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय था, लेकिन अगर उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय अगर प्रमुख बनता है, प्रचलित होता है, तो वो कौन सा होता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रचलित होता है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। तो हमने दोस्तों देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण होता है वो किसके शासनकाल में होता है, तो नालंदा का जो निर्माण होता है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में होता है। जो गुप्त वंश के शासक होते हैं उनके शासनकाल में होता है। और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का जो निर्माण होता है वो किसके शासनकाल में होता है, तो वो धर्मपाल के शासनकाल में होता है। और अगर धर्मपाल की बात करें तो जो हम देखते हैं दोस्तों कन्नौजिया, जो कन्नौज क्षेत्र था और कन्नौज क्षेत्र के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में 3 वंश शामिल थे। और तीनों वंश जो थे अगर हम देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये पाल वंश थे, पाल, और दूसरी तरफ से प्रतिहार थे और तीसरी तरफ से राष्ट्रकूट थे। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ, किस किस वंश के बीच हुआ, तो पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। तो हमने राष्ट्रकूट तो कल ही पढ़ा था कि राष्ट्रकूट की तरफ से कौन थे, तो राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव थे प्रमुख शासक, जिन्होंने सबसे पहले भाग लिया था। अगर पाल वंश की देखें तो पाल वंश में सबसे पहले शासक कौन थे, तो वो थे धर्मपाल। कौन थे दोस्तों, धर्मपाल। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें पाल वंश के जो शासक थे वो कौन थे, तो वो धर्मपाल थे, जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। और धर्मपाल ने सबसे पहले पालों की तरफ से कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए भाग लिया था। और अगर धर्मपाल से देखें तो एक क्वेश्चन और बनता है कि सोमपुर महाविहार में धर्मपाल ने एक सोमपुर महाविहार का निर्माण भी करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। इससे ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर दोस्तों इससे और भी देखें तो देवपाल जो इस वंश के प्रमुख शासक हुए और उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देवपाल से एक क्वेश्चन बनता है कि जो देवपाल थे, तो देवपाल का जो संबंध था वो लगभग इंडोनेशिया द्वीप और जावा द्वीप, इन द्वीपों से काफ़ी अच्छा संबंध था। और जो जावा द्वीप के जो शासक हुए उन्होंने देवपाल से प्रार्थना करी कि मैं आपके इस साम्राज्य में एक बौद्ध महाविहार बनवाना चाहता हूं। और बौद्ध महाविहार बनवाने के उपलक्ष्य में देवपाल ने क्या कहा कि हम आपको 5 गांव देते हैं, आप बनवा सकते हैं, तो अधिकार दे दिया। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो कहाँ का शासक था और किस वंश का शासक था और उस शासक का नाम क्या था जिसने बौद्ध महाविहार बनवाने के लिए नालंदा में देवपाल से अधिकार मांगा। तो कौन था वो, तो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शासक शैलेंद्र वंशी बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिए। तो इनसे ये भी कुछ बन जाता है कि बालपुत्र देव को 5 गांव दान में किसने दिए थे, तो देवपाल ने। और किस वंश का जो बालपुत्र थे वो किस देश के थे, तो जावा देश के और शैलेंद्र वंशी से। और देवपाल इस वंश का अंतिम शासक हुआ वो कौन था, मदनपाल। अब मदनपाल से देखते हैं तो इसका पतन कैसे होता है। तो हमने अभी अभी दोस्तों पढ़ा था कि महीपाल एक ऐसा शासक था कि जो लगभग हमने कल भी पढ़ा था महीपाल के बारे में। तो राष्ट्रकूटों की जो चोलों की तरफ से, जो चोल भारत के दक्षिण में स्थित थे और जो तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित थे चोल साम्राज्य, तो चोलों की तरफ से एक राजेंद्र प्रथम चोल पाल वंश पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के साथ साथ वो वहाँ के महीपाल राजा को पराजित कर देता है और वहाँ की जो गंगा नदी का जो क्षेत्र होता है काफ़ी पाल वंश के साम्राज्य पर काफ़ी अधिक अधिकार कर लेता है। और
गंगा पर भी अधिकार कर लेता है। और गंगा के नाम से हमने पढ़ा था कि गंगे कोटचोल की उपाधि धारण करता है, गंगे कोटचोलपुरम शहर बसाता है, फिर उसको राजधानी भी बनाता है, तो हमने वो कल पढ़ा था। और इसी के बाद पाल वंश का पतन हो जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो मदन पाल। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस क्षेत्र में दूसरा वंश कौन सा उभर के आता है। तो हम देखते हैं इस क्षेत्र में दूसरा वंश उभर के आता है सोन वंश, सेन वंश। अब सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सेन वंश उभर के आता है और इस सेन वंश के संस्थापक होते हैं सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों, तो सामंत सेन। इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सेन वंश के संस्थापक कौन है, तो सामंत सेन। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तो नदिया। तो नदिया हम देखते हैं बंगाल के क्षेत्र में लखनऊ के पास एक नदिया शहर था। तो उस शहर में जो राजधानी थी नदिया, वो किसकी राजधानी थी, तो वो सेन वंश की राजधानी थी नदिया। और सबसे प्रमुख शासक देखते हैं दोस्तों, तो इसका बल्लाल सेन। अब जो सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था, तो बल्लाल सेन। अब बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर और दान सागर की रचना भी की है। तो अद्भुत सागर और दान सागर जैसी किताबों की रचना किसने की है, तो बल्लाल सेन ने। तो बल्लाल सेन से बस यही क्वेश्चन बनता है। तो अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं सेन वंश से, वो बनते हैं लक्ष्मण सेन से। तो लक्ष्मण सेन कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे अंतिम शासक। लक्ष्मण सेन कौन थे, तो वो थे अंतिम शासक। अब इनसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि गीत गोविंद के जो रचयिता हैं जयदेव, वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और अगर बंगाल के क्षेत्र में अगर बात करें हिंदू शासक की, तो सबसे अंतिम शासक हिंदू शासक कौन बताया जाता है, तो लक्ष्मण सेन। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बख्तियार खिलजी आते हैं। और बख्तियार खिलजी आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देते हैं और फिर विक्रम विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देते हैं। और बिहार होते हुए, बिहार को तहस नहस करते हुए बंगाल के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और जब बंगाल के क्षेत्र में देखते हैं कि जो लक्ष्मण सेन शासन करते हैं, तो लक्ष्मण सेन एक डर से वो वहाँ से भाग जाते हैं और बख्तियार खिलजी उस पर शासन अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और फिर इस क्षेत्र में हमें कोई हिंदू वंश देखने को नहीं मिलता। तो देखते हैं दोस्तों, तो लक्ष्मण सेन अंतिम शासक हुए सेन वंश के। और इसमें देखें गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू शासक बताया जाता है। और सेन वंश का जो सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण किया। तो मतलब हम देखते हैं दोस्तों, तो जो हमें लिपि मिलती हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, तो वो हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो हम देखते हैं अशोक के शासनकाल में कि जो जितनी भी लिपि मिलती हैं, जितने भी शिलालेख मिलते हैं, जितने भी अभिलेख मिलते हैं, तो वो किस लिपि में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं खरोष्टी में, अरमाइक में और जैसे भी अन्य संस्कृत में भी मिलते हैं। तो हमें अगर पहली बार देखने को कहीं मिलता है कि जो पहली बार हिंदी में अभिलेख देखने को मिलता है, तो वो किससे मिलता है, तो वो सेन वंश से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले अभिलेख हिंदी में किस वंश ने दिया था, तो सेन वंश ने दिया था। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कश्मीर का राजवंश। जो कश्मीर में राजवंश आए उन्हें पढ़ते हैं दोस्तों। तो कश्मीर में राजवंश कौन कौन से आए, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। एक तो कारकोट वंश आए और फिर उत्पल वंश और लोहार वंश। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कौन से आए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। सबसे पहले कारकोट और फिर उसके बाद उत्कल और फिर उसके बाद लोहार। तो ये तीनों वंश बारी बारी करके आए और सबसे बाद में कौन से आए, तो लोहार वंश। और लोहार वंश सबसे महत्वपूर्ण वंश थे जिनसे क्वेश्चन 1-2 पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो उन्हें पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख वंश कौन सा था, तो लोहार वंश। और लोहार वंश कौन सा था, तो ये कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है हमें। तो लोहार वंश कहाँ देखने को मिलता है, तो कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और लोहार वंश में भी देखते हैं तो दोस्तों लोहार वंश का जो प्रमुख शासक हुआ कौन हुआ, तो हर्ष।
तो लोहार वंश में सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ? तो लोहार वंश में सबसे प्रमुख शासक हुआ हर्ष। तो हर्ष जो हर्षवर्धन, वर्धन वंश में जो हम देखते हैं हर्षवर्धन, तो वो नहीं, और ये अलग हैं, वो अलग हैं। तो इसमें जो हर्ष हैं वो खाली हर्ष हैं। तो इनके दरबार में कौन रहते थे? तो इनके दरबार में रहते थे कल्लण नामक व्यक्ति। और कल्लण नामक व्यक्ति ने एक रचना की है दोस्तों, तो कल्लण नामक व्यक्ति ने एक रचना की है राजतरंगिणी की। तो वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो हर्ष के दरबार में रहते थे। तो इनसे यही क्वेश्चन बनता है कि जो कल्लण व्यक्ति थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो हर्ष के दरबार में रहते थे। कल्लण ने किसकी रचना की है? तो राजतरंगिणी की रचना की है। और राजतरंगिणी से जो क्वेश्चन बनते हैं कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास मिलता है? तो वो कश्मीर का इतिहास मिलता है। और हर्षवर्धन के काल के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। और जो हम देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद भी अन्य वंश हमें देखने को मिलते हैं, यादव वंश और गंग वंश। तो अन्य भी वंश हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हें एक ये छोटे छोटे वंश हैं, तो उन्हें आप एक बुक लें और बुक से आप देखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो अब हम जो बढ़ेंगे दोस्तों, तो वो मध्यकालीन भारत की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। और आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को कमेंट करें, और हमारे जो प्राचीन भारत की जो जितनी भी वीडियो हैं उन्हें शुरू से लेकर एंड तक देखें, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो थैंक यू।